हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं विजिलेंस की बातें करने के लिए। इसलिए इकट्ठा हुए हैं ये बताने के लिए कि विजिलेंस सबकी जिम्मेदारी है। यदि एंटी विजिलेंस काम कोई कर रहा है, रूल को, एक्ट को, लॉ को कोई वायलेट कर रहा है, उसको अपोज करना है, मिल के अपोज करना है। इसके लिए हम इकट्ठा हुए हैं। किसी के साथ इनजस्टिस न हो, इसके लिए हम इकट्ठा हुए हैं। मेरे कोल इंडियंस, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आपके एक कलीग को मैंने बाहर भेज दिया, इनजस्टिस किया मैं, और किसी ने अपोज नहीं किया। उनको बुलाया जाए। मैं इस एक्ट से ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम अंदर से कितने कमज़ोर हैं। आई एम सॉरी माय जेंटलमैन। मैं ये बता रहा हूँ आपको साथ देने के लिए आपका कोई सहयोगी सामने नहीं आया। आप भी एक बार भी पूछे नहीं कि सर हमने क्या गलती किया कि आप हमको बाहर भेज रहे हैं। मैं आपके माध्यम से आपके लोगों को भी बताना चाहता था कि आपकी साझा जिम्मेदारी क्या होती है। आज के बाद 9 अगस्त 2025 के बाद मैं आप सबसे अपील करूंगा कि कल से कोई आपके सामने इस तरह का बर्ताव करे जिसमें जस्टिस न हो, इनजस्टिस हो, उसके सामने हमको विरोध करना है, हमको उसके खिलाफ आवाज़ उठाना है। ऑनरेबल CBC का जो इस साल का विजिलेंस अवेयरनेस वीक का जो थीम है, विजिलेंस और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी खाली हम या 2-4 लोग विजिलेंस डिपार्टमेंट वाले वो कुछ कर लेंगे, ऐसा आप कभी मत सोचिएगा। उनसे कुछ नहीं होने वाला है। आप सबका साथ चाहिए, सबका सहयोग चाहिए, तभी हम लोग विजिलेंट या ब्रांडेड या विकसित भारत का कल्पना कर पाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपने कोल इंडियंस को बोलता हूँ कि आप जेम हैं, आप आइडियल हैं, आप परफेक्ट हैं, आप संस्कारवान हैं, आप संघर्षवान हैं, आप प्रतिष्ठावान हैं। आज के ज़माने में कोई भी गवर्नमेंट सर्विस में या कोई पब्लिक सेक्टर के सर्विस में वही आ पाता है जो हर तरह से परफेक्ट होता है। मैं ये मानता हूँ कि कोल इंडिया लकी है कि आपको पाया है। माय डियर फ्रेंड्स, मैनेजमेंट ट्रेनिंग है और हमारे ट्रेनिंग ऑफिसर्स हैं, गुरुजी लोग भी हैं। आज के दिन विजिलेंस और शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी के थीम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन का लक्ष्य ये मत बनाइए कि हम कुछ पैसे कमा लें या नेम एंड फेम कमा लें। आप अपने जीवन का लक्ष्य ये बनाइए कि हमको परिवर्तन करना है।
आज मैं आपके समक्ष जो खड़ा हूँ इसी लक्ष्य को लेकर खड़ा हूँ कि हम अपने कोल इंडिया में, अपने कोल इंडियंस के अंदर कुछ परिवर्तन कर सकें। आप जो भी काम कर रहे हैं, यदि आप ऑफिस में हैं, फील्ड में हैं या अपने घर परिवार में हैं, जहाँ भी हैं, वहाँ जो भी सिचुएशन है उसको परिवर्तन करना है, ये लक्ष्य बनाइए। हमारा घर परिवार में यदि गरीबी की हालत है तो उसको परिवर्तन करके हमको अमीरी नहीं आना है। अच्छा है तो उसको और अच्छा करना है। आप जिस कंपनी में हैं, चाहे जो भी, देखिएगा हर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सी अच्छाइयाँ होती हैं। आपके कोल इंडिया में भी बहुत ही अच्छाइयाँ हैं। उस अच्छाइयों को माय डियर फ्रेंड्स परिवर्तित कीजिए और अच्छाइयों में उसको और अच्छा कीजिए। जिस तरह से लास्ट 5-6 ईयर्स में हम लोग काम कर रहे हैं, जिस गति से कोल इंडिया प्रगति कर रहा है, उस प्रगति को मेंटेन करते हुए और गति को बढ़ाइए। आप जब काम करते हैं तो राष्ट्र का निर्माण, विकसित राष्ट्र का जो हमारा सपना है तभी पूरा हो पाएगा जब आपका कंट्रीब्यूशन होगा। तो कोल इंडिया की अच्छाइयों को और अच्छा कीजिए, ये लक्ष्य बनाइए। कोल इंडिया में बहुत सारी बुराइयां हैं, बहुत सारी लेगेसी बुराइयां हैं, बहुत सारी कमियां हैं। उस बुराइयों से टकराइए। माय डियर फ्रेंड्स, यू आर जेम। आप संघर्षवान हैं, आप संस्कारवान हैं, आप प्रतिष्ठावान हैं। कोल इंडिया लकी है कि आपको पाया है। माय डियर फ्रेंड्स, आप कोल इंडिया के बुराइयों से टकराइए, उसको परिवर्तित कीजिए, उसको अच्छाइयों में कन्वर्ट कीजिए। डरिए मत, चाहे वो बुराइयां निष्क्रियता से हो, लैक ऑफ वर्किंग कल्चर से हो, करप्शन का हो, या हमारा कोई भी काम में बाधा जो दे रहा है उस पर हो, या हम प्रोग्रेस में, प्रॉफिट में, प्रोडक्टिविटी में कहीं से कमज़ोर पड़ रहे हो, उन सब से आप टकराइए। उस बुराइयों को, उस कमियों को दूर कीजिए। डरिए मत, आपका लक्ष्य तभी सफल पाएगा। और जब आप टकराएंगे, उनको परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ एक से एक लोग मिलेंगे जो आपको रोकेंगे। लेकिन आप निडर बनिए, निडर रहिए। कोल इंडिया लकी है, आप किसी से डरिए नहीं। मैंने इस जेंटलमैन को मैंने बाहर किया, आप डर गए। डरिए मत। यदि कोई बुराई है, कोई भी आदमी हो, मैं उसको मोटा भाई का संज्ञा देता हूँ। जो लोग हमारे कंपनी में काम नहीं करने देते हैं, या काम नहीं करते हैं, या करप्शन का कुछ करते हैं, या किसी को धमकाते हैं, उस मोटा भाई से डरना नहीं है। उस मोटा भाई को काउंसिल कीजिए, रोक टोक कीजिए। मैं डे 1 से, जब मैं कोल इंडिया में ज्वाइन किया था, तभी से मैं सारे कोल इंडियन को बोलता हूँ कि मेरे कोल इंडियन एक विजिलेंस ऑफिसर है। जब आप विजिलेंस ऑफिसर रहेंगे तो आप खुद सतर्क रहेंगे, अपने कलीग को सतर्क रखेंगे। जब आपका कलीग भी सतर्क होगा तो पूरा वो सेक्शन हमारा सतर्क रहेगा। जब हर सेक्शन सतर्क रहेगा, विजिलेंट रहेगा, तो पूरा डिपार्टमेंट हमारा सतर्क रहेगा, पूरा माइन, पूरा एरिया सतर्क रहेगा, सब्सिडी सतर्क रहेगा। ऐसे हम लोग पूरा कोल इंडिया में सतर्कता फैलाएंगे आपके एक आदमी के विजिलेंट होने से। ये आज का थीम यही है, विजिलेंस इज आवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको आइडियल होना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको लीडर बनना पड़ेगा। मैंने महसूस किया है बहुत ऐसे हैं। क्यों डरते हो आप? क्यों बर्दाश्त करते हो? बर्दाश्त करना छोड़ो। मेरे कोल इंडियंस, आपके कंपनी में कोई अत्याचार कर रहा है, कोई अंधेरा फैला रहा है, मैं बोलता हूँ कि मेरे कोल इंडियन दीपक है। दीपक का काम क्या है?
दीपक का काम है अंधेरा को दूर करना। दीपक का काम है रोशनी फैलाना। दीपक से बहुत लोग उसका मार्गदर्शन लेता है, देखता है कि हाँ रास्ता इधर है हमारा, उससे हमको रास्ता दिखाता है। दीपक का काम है ऊर्जा देना, यानी दीपक का खाली काम अंधेरा हटाना नहीं है, उसके बहुत सारे काम होते हैं। जो भी आप काम कर रहे हैं वो एक तरह से राष्ट्र के निर्माण में हो रहा है। आप यदि मैनुअल कोई अपडेट कर रहे हैं, कोई आईटी में काम कर रहे हैं, कोई टेंडर को फाइनल कर रहे हैं, कोई काम करवा रहे हैं, चाहे वो प्रोडक्शन से हो, प्रॉफिटेबिलिटी में हो, चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, वो दैट इज कॉल्ड विजिलेंट। आप अपने कोल इंडिया को ब्रांडिंग की तरफ ले जा रहे हैं। तो आप काम करिए, हर एक काम करिए, दीपक हैं आप। अंधेरा से डरिए, बर्दाश्त करना छोड़िए। मैं पिछले 2.5-3 साल में सबका हिम्मत बढ़ाया हूँ कि डरना छोड़ो, मत करो परवाह कोई क्या कहेगा, मत करो परवाह कोई क्या कहेगा। इस तरह तो वक्त का दुश्मन सदा निर्भय रहेगा। मत करो परवाह कोई क्या कहेगा, इस तरह तो वक्त का दुश्मन सदा निर्भय रहेगा। सब्र का ये बांध तुमने पूछकर किससे बनाया, सब्र का ये बांध तुमने पूछकर किसने बनाया। वो कौन है, वो कौन है जिसने तुझे इतना सहन करना सिखाया। वो कौन है जिसने तुझे इतना सहन करना सिखाया। तोड़ दो ये बांध, बहने दो नदी को, तोड़ दो ये बांध, बहने दो नदी को। दाव पे खुद को लगाकर धन्य कर दो कंपनी को। आज मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ सीबीसी को, जिन्होंने हमको ऐसा थीम दिया है जिससे हमने पिछले 2-2.5 साल से खूब मेहनत की है। ये थीम एक स्लोगन नहीं है, एक क्रांति है। ये क्रांति है जो ये बताएगी कि आई एम ए विजिलेंट ऑफिसर। करप्शन को दूर करना हमारा भी कर्तव्य है। हम अच्छे हैं, हम आइडियल हैं, हम परफेक्ट हैं, हम संघर्षवान हैं, हम मेहनती हैं, हम लीडर हैं। हम टकराएगा और अपने कंपनी को, अपने देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएगा। ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं भगवान बिरसा मुंडा की धरती से बोल रहा हूँ। मेरे दोस्तों, जरा भगवान बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ना। वो 25 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाए। उन्होंने ऐसा क्या काम किया था, उनको भगवान बोलते हैं। उनका 150th बर्थ एनिवर्सरी हम लोग मनाए, आज भी उनकी पूजा की जाती है। तो क्या हम उनके कदमों पर चलते हुए कुछ ऐसा नहीं कर सकें कि हमको भी कल लोग याद करें? इनसे भी सीखना है और हमको आगे बढ़ना है। भगवान बुद्ध ने बोला था, अतो दीपो भव। आप दीपक बनिए। मैं बोलता हूं दीपक को। मैं अपने आप को दीपक मानता हूं। दीपक जब जलता है तो अंधेरे को बहुत ही कष्ट होता है। अंधेरे को बहुत कष्ट होता है। दीपक अपने में विजिलेंस ऑफिसर को बोलता हूं कि तुम दीपक हो। जितना दीपक जलेगा उतना अंधेरा भागेगा। मैं हर कोल इंडियन को बोलता हूं कि आप दीपक हैं, हर कोने में जलिए, और जहां जलेगा वहां से अंधेरा को भगाएगा। आप चिराग हैं, जहां रहेगा रोशनी लुटाएगा। किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। मैं रेलवे में भी था तो इसी तरह से चिराग की तरह चलता रहा। यहाँ भी आया हूँ, मैं दीपक की तरह, चिराग की तरह चलता रहूँगा। आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप जहाँ भी रहिए,
माइन के किसी कोने में रहिए, आप चाहे जनरल मजदूर हो, चाहे हमारे ऑपरेटर हो, चाहे हमारे आईटी और वेब्रिज में काम करने वाले हों, या ऑफिस में हो, या जीएम हो, एरिया जीएम हो, आईएसीएम के हो, चाहे चेयरमैन हो, चाहे चेयरमैन हो, जहाँ रहिए आप उजाला फैलाइए। मैं दीपक हूँ। दीपक को तो अंधेरे को दीपक से दुश्मनी निभाना चाहिए, लेकिन दीपक को बुझाता कौन है? हवा। यानी ये भी अजीब विडंबना है। दीपक का अंधेरा को दीपक को अपना दुश्मन मानना चाहिए, तो अंधेरा तो कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन उसको हवा बुझाता है। विजिलेंस वाले को भी यही प्रॉब्लम है। विजिलेंस से जो करप्ट है उसको डरना चाहिए, तो जो ऑनेस्ट है वो भी डरता है। बाहरी जमाना। ये संदेश देने के लिए मैं अपने कूल इंडियन को पिछले 2.5 साल में अराउंड 12,000 लोगों को मैंने पढ़ाया है, बताया है कि विजिलेंस से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने स्लोगन दिया था, विजिलेंस इज बाय यू, विजिलेंस इज फॉर यू, विजिलेंस इज विथ यू ऑलवेज। आप काम करिए, निडर होकर काम कीजिए। आप खुद ही विजिलेंस ऑफिसर हैं। जब विजिलेंस ऑफिसर हम खुद रहेंगे तो हमको विजिलेंस से कुछ डरने की जरूरत ही नहीं है। तो आप विजिलेंस से मत डरिए। जो ऑनेस्ट है, हवा को बोलना पड़ेगा। तुम क्यों इतना मतलब का दिया करके बुझा रहा है? तो उसमें मैंने कविता बनाया था कि मैं ब्रजेश हूँ, मेरा नाम ब्रजेश कुमार त्रिपाठी है। मैं ब्रजेश हूँ, मैं दीपक हूँ। मैं ब्रजेश हूँ, मैं दीपक हूँ। मेरी दुश्मनी सिर्फ अंधेरों से है। हवा तो बेवजह ही मेरे खिलाफ है। मेरी दुश्मनी तो सिर्फ अंधेरों से है। हवा तो बेवजह ही मेरे खिलाफ है। हवाओं से कह दो, हवाओं से कह दो कि खुद को आजमा के दिखाए। बहुत दीपक बुझाती है, एक जला के दिखाए, एक जला के दिखाए। अताउर रहमान साहब, आज तो मैडम है नहीं, मैं आप सब गुरुजनों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, अली साहब आप भी सुन लीजिए, क्यों न हम आज एक ऐसा दिया बनाएं जो आज यहाँ से जाए और ऐसा रोशनी फैलाए कि पता चलेगा कि हाँ, ये अलग तरह का शिक्षा मिला है, इनको अलग तरह का स्ट्रेंथ मिला है। हम यहाँ गुरुकुल बोलता हुआ या ICM को ध्रुव हैं यहाँ पे। आप सब अर्जुन बनिए और पूरे विश्व में, पूरे भारत में आपको विजय पाना है। इस मिशन से चलना है, दीपक बनना है और हर तरह, हर कोने में आपको उजाला फैलाना है। विजिलेंस मैनुअल में ये बात लिखा हुआ है कि विजिलेंस इज नॉट लाइक बाई करप्ट एज वेल एज ऑनेस्ट। एक और विजिलेंस मैनुअल में लिखा हुआ है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का करप्शन फ्री होना, इसकी जिम्मेदारी उसके CEO की है। उसका जो मालिक है, उसका जो HOD है, उसका जो किंग है, उसका जो चेयरमैन है, उसका जो CMD है, उसकी जिम्मेदारी बनती है उस ऑर्गेनाइजेशन को करप्शन फ्री रखना। मैं अपने घर का मालिक हूँ, मैं अपने घर परिवार में सब कुछ ठीक ठाक रहे, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। एक हमको किसी ने मैसेज भेजा था कि अपने जबान पे लगाम दो, अपने जबान पे लगाम दो, क्योंकि आपका घर का जो नौकर है ना, वो भी अपने घर का मालिक है। अपने जबान पे लगाम दो, क्योंकि आपका घर का नौकर
वो अपने घर का मालिक है, अपने घर का CEO है, अपने घर का चेयरमैन है, अपने घर का सब कुछ है। विजिलेंस मैनुअल में लिखा है कि CEO की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है करप्शन फ्री करना। आज मैं ये भी बोल रहा हूँ कि मेरे सामने जितने बैठे हैं सब अपने आप में CEO हैं, सब अपने आप में CEO हैं। आपकी जिम्मेदारी होती है कि आपके सेक्शन में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके इलाके में, आपके IICM में, आपका MM डिपार्टमेंट में सब कुछ ठीक रहे। विजिलेंस डिपार्टमेंट करप्शन मैटर में उस CEO को हेल्प करता है। तो आप एक विजिलेंस ऑफिसर हैं, आप CEO हैं, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में हाथ दीजिए, ऐसे हाथ बटाइए, ऐसे साझेदारी जिम्मेदारी निभाइए कि हम विजिलेंट कर पाएँ, अपने कंपनी को करप्शन फ्री कर पाएँ, अपने देश को करप्शन फ्री कर पाएँ, अपने परिवार को करप्शन फ्री कर पाएँ। एक बार अब्दुल कलाम आज़ाद से कोई बच्चा पूछा कि कैन वी ड्रीम ऑफ करप्शन फ्री इंडिया। अब्दुल कलाम आज़ाद एक 10-11 साल का बच्चा था, उसने क्वेश्चन पूछा कि कैन वी ड्रीम ऑफ करप्शन फ्री इंडिया। कलाम साहब उस बच्चे से 2 बात बताए। इसको आगे बढ़ाने के पहले मैं बोल दूं, देखिए पैसा 2 तरह का होता है, जो हम लोग कमाई करते हैं 2 तरह का होता है। एक होता है अर्निंग मनी, एक होता है मेकिंग मनी। बोलचाल की भाषा में सुनते हैं, कह रहे इसने बहुत पैसा बनाया। एक होता है बहुत पैसा कमाया। मेकिंग मनी मीन्स जो आपके औकात से बाहर का है, जो गलत ढंग से आपने पैसा कमाया है, जो आपके हैसियत से बाहर का है, जो आपको इलीगल मनी है, दैट इज कॉल्ड मेकिंग मनी। और अर्निंग मनी है जो आपका कैलिबर, आपका मेहनत, आपका सैलरी, जो आपकी जेन्युइन बनता है, दैट इज कॉल्ड अर्निंग मनी। मैंने एक कोट बनाया था, मेकिंग मनी इज क्राइम, अर्निंग मनी इज स्पिरिचुअल। ले लीजिए। जरा सी मुस्कुराने से बने तस्वीर भी सुंदर, भला परहेज फिर कैसा सदा ही मुस्कुराने से। माय डियर फ्रेंड्स, मेकिंग मनी एंड अर्निंग मनी, आपको ध्यान रखना है कि हम कोई ऐसा पैसा ना लें जिसको मेकिंग मनी के संज्ञा में है। अब डॉक्टर कलाम ने उस बच्चे से बोला कि यू कैन मेक द इंडिया करप्शन फ्री बिकॉज ऑफ योर एक्शंस। फिर वही साझा जिम्मेदारी पे मैं आ रहा हूँ। डॉक्टर कलाम ने उस बच्चे से बोला कि जिस दिन तुम्हारे पापा, तुम्हारे मम्मी, तुम्हारे भैया, चाहे जो भी, वो मेकिंग मनी वाला पैसा का कोई गिफ्ट आपको देते हैं, कोई गाड़ी देते हैं, कुछ सामान देते हैं, आप उसको ठुकरा दो। पूछो उनसे, रोक टोक करना शुरू करो कि पापा, चाहे भैया, चाहे मम्मा, कहाँ से पैसा लाए। जिस दिन हर एक बच्चा अपने पेरेंट्स से, अपने एल्डर्स से पूछना शुरू कर देगा कि अब पैसा कहाँ से लाए हो, गिफ्ट कहाँ से इतना कॉस्टली गिफ्ट दे रहे हो, देखिएगा सबको शर्म आती है, ऐसे ही करप्शन कम हो जाएगा। दूसरा उन्होंने बताया उसी बच्चे से, एक और मेरे सामने तुम कमिटमेंट करो कि तुम अपने पेरेंट्स से, अपने एल्डर्स से कोई ऐसा डिमांड नहीं करोगे जो उनके हैसियत से बाहर का हो। यानी कभी भी आप ऐसा डिमांड नहीं करेंगे कि आपके पापा को वो मेकिंग मनी वाले सीरीज में जाना पड़े। तो डॉक्टर कलाम का एक ही बच्चे से दोनों सजेशन, ये भी हमारी जो साझा जिम्मेदारी है उससे मैं जोड़ना चाहता हूँ। आप भी सीखिए, जानिए, अपने घर परिवार में, अपने गांव में, अपने दोस्तों को, अपने कंपनी में बताइए कि संतोषम परम धनम,
संतोषम परम सुखम। तो जब तक हम अपनी मेंटलिटी को इस डायरेक्शन में नहीं सोचेंगे, फिर हम करप्शन फ्री कंट्री का सपना नहीं कर पाएंगे। इसी को बोलते हैं प्रतिष्ठावान। प्रतिष्ठा को भी कमाया जाता है, समझे? तो प्रतिष्ठावान हैं आप, जेम हैं, इस डायरेक्शन में जाना है। डॉक्टर कलाम का इस संदेश को भी मैं आज विजिलेंस और शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी से जोड़ना चाहता हूँ। एक और 2 साल पहले ऑनरेबल पीएम ने लाल किले के प्रांगण से बोला था 15 अगस्त के दिन कि भ्रष्टों का महिमा मंडल नहीं होना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी काम करा रहा हूं। कल से जो हमारे कंपनी में भ्रष्ट हैं, जो हमारे सोसाइटी में भ्रष्ट हैं, मोटा चमड़ी वाला है, उसको डिसरेस्पेक्ट करना शुरू किया जाए। पीएम ने बोला था, हमको नहीं बोले थे, वो किसी विदेश वाले को नहीं बोले थे, सबको बोले थे, अपने देश की जनता को बोले थे वो कि भ्रष्टों का महिमा मंडल नहीं होना चाहिए। मैं उसको विजिलेंस और शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी से जोड़ना चाहता हूं। आइए हम आज से ये भी प्रण करें, जो हमारे कंपनी में पूरी हमारे कंपनी के ऊपर बुरी नज़र रखे हुए हैं, करप्ट हैं या निकम्मा हैं, काम नहीं कर रहे हैं, उनको हम डिसरेस्पेक्ट करें, उनको काउंसल करें, उनको रोक टोक करें, रेस्पेक्ट तो कतई न करें। हम ऐसे सोसाइटी में, क्या विडंबना है अली साहब, कि जो करप्शन से पैसा लेकर आता है, घर बना रहा है, उसको लोग तारीफ करता है। इस विडंबना को तोड़ना है। कोई पूछे तो कहां से पैसा लाया। एक मामूली से आप क्लर्क हैं या मामूली से एम्प्लॉई हैं, मामूली से ऑफिसर हैं, और आप इतना पैसा आपको है, कोई तो पूछे। कोई जरूरी नहीं कि हम ही पूछेंगे, चाहे आप पूछेंगे, उसका घर परिवार वाला, उसके गांव वाला, उसका पड़ोसी पूछ सकता है। जिस दिन ये मिशन हम अपने सोसाइटी में कर पाएंगे कि जो करप्शन से करता है उसको रिस्पेक्ट करना बंद करो, पूछो तो। मैं रेलवे में एडीआरएम था यहाँ आने के पहले, वहां से हमको किसी ने बोला कि सर जो करप्ट होता है उसके पास इतना पैसा आता है कि हम उसके सामने सर झुका कर रखते हैं। माय डियर फ्रेंड, मैं मानता हूं कि जो करप्ट है ना, दुनिया का सबसे दुखी आदमी वही है, सबसे परेशान आदमी वही है। उसकी रात की नींद देखिएगा, उसका हार्ट बीट देखिएगा, उसका ब्लड प्रेशर देखिएगा। जो आदमी गलत करता है वो कभी भी शांत नहीं रह सकता है। आपको शांत से रहना है। मैं तो कभी देखा हूं कई बार कि यदि मैं ऐसे लोगों से नजर मिला लेता हूं तो भाग जाता है। आपके अंदर बोल्डनेस होना चाहिए। आप प्रतिष्ठावान हैं, आप जेम हैं, आप लीडर बनिए, शांत से रहिए और ऐसी कंपनी बनाइए जहां पर हम शांत से रह सके। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बताया था ना, वेयर इज माइंड इज विदाउट फियर एंड हेड इज हेड आई। मैं आपको यही बोलने आया हूं कि ऐसी कंपनी हो जहां हम शांत से उच्चार कर सकें। ऑनरेबल पीएम ने बोला था कि महिमा मंडल नहीं होना चाहिए। और हम देखिएगा, भगवान श्री राम के 2 भक्त थे, एक थे हनुमान जी और एक थे विभीषण। माइनिंग सेक्टर में देखिएगा, जहां पर हमारे 2.2 लाख ऑफिसर्स एम्प्लॉई हैं और कई पूरा इलाके में, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग जियोग्राफी में और स्टेट में फैला हुआ है। तो विभीषण कोई हमको न बोले, ये ध्यान रखना है माय डियर फ्रेंड। कभी कोई ऐसा काम ना करे कि जो कंपनी के शिकायत वाली बात हो या कुछ ऐसा हो। देखिएगा, भगवान श्री राम के 2 भक्तों में हनुमान जी की सब जगह पूजा होती है, हर गली चौराहे पे, लेकिन विभीषण का कोई पूजा नहीं होता, कहीं पूजा नहीं होता। इवन अपना लोग नाम नहीं रखता। हमारे सोसाइटी में विभीषण को देख करके लोग खराब सेंस में बोलता है। यानी हम ऐसे देश में रहते हैं, बचपन से सीखते आए हैं कि किसकी पूजा करनी है, किसकी पूजा नहीं करनी है। भगवान श्री राम के लंका विजय में दोनों आदमी, चाहे हनुमान जी हो चाहे विभीषण हो, दोनों ने अपने अपने ढंग से कंट्रीब्यूट किया था।
तो फिर राम भक्त हनुमान की पूजा क्यों नहीं होती? सारी अच्छाइयाँ थी उनके अंदर, लेकिन एकमात्र उनका ऐप था। एक कविता तिवारी का कविता में पढ़ा था कहीं कि विभीषण राम जी के भक्त हैं, ये जानते सब हैं। विभीषण राम जी के भक्त थे, ये जानते सब हैं, मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता। जो करप्ट है, जो देशद्रोही है, उसका महिमा मंडल नहीं होना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये भी शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले पर एक काम आपको पकड़ा के जाता हूँ। एक और देखिएगा, 1984 में उसका जो सेकंड हाफ था 1984 का, उसमें हिंदुस्तान की बहुत ही शर्मनाक घटनाएं हुई। हमारे तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या भी उसी समय हुई थी। उसके बाद एक बहुत शर्मनाक घटना हुआ था सिखों वाली। उसके कुछ दिन बाद एक और घटना हुआ था भोपाल में, भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल के गैस त्रासदी में अराउंड 3800 लोग मारे गए थे और कितने हजार लोग उससे इफेक्ट हुए। इवन आज भी उसका असर है। रियली मतलब आँख खोलने वाली वो घटना थी। इस तरह का हमारे ऊपर एक अभिशाप है। वो जब दिसंबर फर्स्ट वीक में घटना होता है, उसके कुछ दिन के बाद उसकी इंक्वायरी सीबीआई को दे दी जाती है। अमेरिकन कंपनी थी। वो घटना के कुछ दिन 4-5 दिन के बाद उसका जो मालिक है वारेन एंडरसन, वो हिंदुस्तान आता है और जब उसको दोषी पाया गया तो सीबीआई ने उसको अरेस्ट कर लिया। लेकिन जो भी घटना जो भी सिचुएशन रही होगी, उसको छोड़ दिया जाता है। वो महोदय अमेरिका वापस चले जाते हैं। 10-15 दिन के बाद वो अमेरिका वापस पहुंच गए। ये जो आदमी हमारे मोर देन 38,000 लोगों को मारा है और इस तरह का घटना हुआ है, उसको हम छोड़ दिए। 2014 में वारेन एंडरसन एक्सपायर हुए, अभी 10 साल पहले। मैंने अखबार पढ़ा था, आपको पता है, भले हम छोड़ दिए थे तो क्या है, लेकिन अमेरिकन ने उनको बायकॉट कर दिया था कि ये आदमी इतने इंडियंस को मारा है, उसको बायकॉट कर दिया था। उसके फैमिली वालों ने उसको बायकॉट कर दिया, उसके बच्चों ने बायकॉट कर दिया। जब वो मरे तो उनका डेड बॉडी लेने से मना कर दिया था। यदि अमेरिकन कर सकते हैं ऐसे लोगों को बायकॉट, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? तो आज मैं ये बोलना चाहता हूँ, माय डियर फ्रेंड्स, आइए एक मिशन बनाएं कि जो मोटी चमड़ी वाला है, जो हमारे कंपनी पे बुरी नज़र रखा है, हमारे देश के ऊपर बुरी नज़र रखा है, उसको हम रिस्पेक्ट तो कतई नहीं करेगा, उसको डिसरेस्पेक्ट करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा, रोक टोक करेगा। मैं अपने हर एक कोऑर्डिनेटर को बोलता हूँ, एक पीडीपी कंप्लेन है, PIDPI, पीडीपी रेजोल्यूशन 2004 में सीबीसी के द्वारा लागू किया गया था। वो रेजोल्यूशन के माध्यम से आप कंप्लेन करेंगे तो आपकी आइडेंटिटी सीक्रेट रखी जाएगी, कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। वो सीबीसी ने रेजोल्यूशन जो पास किया, उसमें देखिएगा, उसका जो कंप्लेन करते हैं, आपको अपने सीबीओ को नहीं करना है, मुझको भी नहीं करना, वो सीधे सेक्रेटरी सीबीसी को कंप्लेन किया जाता है। उसके इन्वेलप में कहीं एड्रेस, नाम, पता कुछ नहीं लिखना होता है। वो सेक्रेटरी सीबीसी का एड्रेस लिख करके ऊपर में पीडीपी रेजोल्यूशन लिख दीजिए, कंप्लेन हुआ है। अंदर में कंप्लेन को आप जो ड्राफ्टिंग कीजिए तो उसका अंग्रेजी और उसका लैंग्वेज से रखिए कि आपकी आइडेंटिटी कहीं से डिस्क्लोज ना होने पाए। सबसे आखिरी में एक जगह आपका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर साइन होना चाहिए। सीबीसी में उसको भेजिए। सीबीसी का एक सीक्रेट सेल है, वहीं पर उसको ओपन किया जाता है और आपका नाम को हाइड करके बाकी सब उसको, या तो जैसा कंप्लेन होगा आपकी क्वालिटी के हिसाब से उसको भेजा जाता है। या तो सीबीआई को भेज देते हैं, चाहे हमको भेजेंगे, चाहे आपकी सीबीओ को भेजेंगे, किसको भेजेंगे वो डिपेंडिंग ऑन कंप्लेन। वो इतना कॉन्फिडेंशियल होता है कि हमको भी नहीं पता था किसने कंप्लेन किया है।
हमको उल्टा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि यदि पता चल गया तब उसको और सीक्रेट रखना है। पोस्ट ऑफिस में हर एक को पता चल गया है कि यदि वहां पर किसी भी इन्वलप में बिना नाम का कोई लेटर जा रहा है, खाली पीडीपी लिखा हुआ है, तभी वो पहुंचा देगा वहां तक। इट इज सो पॉपुलर। पीडीपी रेजोल्यूशन गूगल बाबा में सर्च कीजिएगा, इसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। पीडीपी रेजोल्यूशन के हिसाब से आप कंप्लेन कीजिए। पिछले 2 साल में हमने देखा है कि पहले जितना कंप्लेन आता था पीडीपी रेजोल्यूशन का, उसका ठीक 4 टाइम्स, और इस साल अभी तो 10 टाइम्स कंप्लेन आ रहा है हमारे पीडीपी रेजोल्यूशन के माध्यम से। पीडीपी रेजोल्यूशन का मैं जितना प्रचार प्रसार करता हूं, तो जितना मोटा चमड़ी वाले हैं ना, मोटा भाई, उनका रात का नींद और खराब होता है। मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट लगाता है पीडीपी कंप्लेन करने वाला, जो सामने वाले को नहीं पता है कि हमने कब साइन किया है। पीडीपी रेजोल्यूशन के बारे में बताइए, अपने घर में भी बताइए, अपने सोसाइटी को, अपने फ्रेंडों को बताइए, बाकी कंपनी के लोगों को बताइए, पीडीपी रेजोल्यूशन के हिसाब से कंप्लेन करो, डरो मत। हमें पीडीपी कंप्लेन की तरफ से इस मोटे भाई को रोक टोक करना है, भरपूर को रोक टोक करना है, अपने बॉस को बताना है कि सर ये आदमी गलत कर रहा है, तब भी नहीं सुधरता है तो पीडीपी रेजोल्यूशन से उसको कंप्लेन करना है, उसका डॉक्यूमेंट लगाना है कि उसने ऐसा ऐसा किया है। डरना नहीं है। मतलब जब धरा पर धांधली करने लगे अंधेरा, जब धरा पर धांधली करने लगे पागल अंधेरा, और मावस छीनकर और मावस धौस देकर छीन ले तुमसे अधेरा, तब तुम्हारा हार कर यूं बैठ जाना बुजदिली है, पाप है। आजकल के पीढ़ियों का बस यही संताप है। मतलब अंधेरा आपको धांधली कर रहा है और आप डर रहे हो, बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होने देना है। ये आज मैं बोल के जा रहा हूं। माय डियर फ्रेंड्स, हमने शुरुआत वाले जब मैं ज्वाइन किया था तो शुरू में बताया कि पॉजिटिव बिजनेस वे में, अपने बिजनेस वाला नहीं, दीपक का काम खाली अंधेरा हटाना नहीं है, उजाला फैलाना भी है। तो हम लोगों ने पॉजिटिव बिजनेस की तरफ से काम किया, आपको बताया कि डरो मत, काम करो। और हम लोगों ने टारगेट अचीव किया, प्रोडक्शन और प्रॉफिट 2-2 साल, 2.5 साल में हमारा प्रॉफिट बढ़ता गया। आप लोगों ने नीडर होकर के काम किया, बोल्ड डिसीजन लिए, आप लोगों ने इनोवेटिव डिसीजन आपने लिए। उसके बाद हम लोगों ने ट्रेनिंग खूब कराया। पिछले साल मैंने पिछला उसमें वेलकम इनॉग्रेशन सेशन में बोला था कि 567 नंबर ऑफ ट्रेनिंग कराया हमने मोर देन 18,000 ऑफिसर्स को जो सेंसिटिव काम करते हैं उनको हमने ट्रेनिंग दिया। मैनुअल अपडेट करना हो, आईटी का यूज करना हो, हर तरह से हम ट्रांसपेरेंसी में खूब काम किया। अब आता है कि जब इस तरह का हमारा कंपनी हो गया और हम एक मिशन लेके चल रहे हैं, मिशन ब्रांच CIL एट द रेट ऑफ 50, 50वां साल हमारा कोल इंडिया का है। हम कुछ ऐसा काम करें कि कोल इंडिया एक ब्रांडेड कंपनी बन सके। हमारे ऑनरेबल PM प्रसाद साहब, चेयरमैन साहब, 26 जनवरी के स्पीच में बोले थे, आखिरी लाइन सुनिएगा। उन्होंने बोला था कि कोल इंडिया को न केवल मूल्यवान कंपनी बल्कि मूल्यों पर आधारित कंपनी भी बनाना है। न केवल मूल्यवान कंपनी बल्कि मूल्यों पर आधारित कंपनी भी बनाना है। वो किसको बोले थे? हमको नहीं बोले थे, आप सबको बोले थे, सारे कोल इंडियन को बोले थे। उन्होंने जब फ्लैग होस्टिंग हो रहा था हमारा 26 जनवरी का, उस समय उन्होंने बोला था। वो 26 जनवरी 24 का स्पीच सुनिएगा, एकदम आखिरी लाइन है उनका। जब हमारे ऑनरेबल PM का था कि महिमा मंडल नहीं होना चाहिए, हमारे ऑनरेबल PM प्रसाद साहब, चेयरमैन साहब का था कि कोल इंडिया को न केवल मूल्यवान कंपनी बल्कि मूल्यों पर आधारित कंपनी बनाना है, चाहे CBC का जो एक कमिटमेंट है, विजिलेंस और शेयर रिस्पांसिबिलिटी। मैं मान के चलता हूँ कि मेरे बॉसेज का जो स्टेटमेंट है वो मेरा कमिटमेंट हो जाता है। आप भी इस बात को मानिए, जो भी आपका मिशन है वो अपना कमिटमेंट बनाइए और इस तरह से काम कीजिए। जब हमने इस तरह से काम किया, अब हम आज की डेट में
जब ट्रस्टों को महिमा मंडल नहीं होना चाहिए, इस तरह की मैं बात करता हूँ। तो हमारे सेक्रेटरी साहब ने बोला था, वो गोपाल सिंह न्यायपाली की एक कविता है कि तलवार उठाना पड़ेगा। तो हमने पहले पॉजिटिव बिजनेस का काम किए, प्रोडक्टिव बिजनेस पे काम किए। कौन आदमी है जो गड़बड़ कर रहा है उसको पहले ही रोक टोक करके ख़त्म करो, मैनुअल में गड़बड़ है तो उसको ठीक कर दो। फिर हमने प्रिवेंटिव बिजनेस पे काम किया, पार्टिसिपेटिव बिजनेस पे काम किए। हम लोग बिजनेस अवेयरनेस वीक में सबका पार्टिसिपेट करते हैं। हम आपको जो बोलना शुरू कर दिए कि वाले बिजनेस ऑफिसर, दैट इज पार्टिसिपेटिव बिजनेस। उसके बाद अभी हम स्टार्ट किए हैं 1 जनवरी 25 से, दैट इज प्रोएक्टिव बिजनेस। प्रोएक्टिव बिजनेस में हमने अपने सारे बिजनेस ऑफिसर को बोला है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पेक्शन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फाइल लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा एक्टिविटी होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पनिशमेंट भी होगा। और एक और होता है P, दिस इज 6P फॉर बिजनेस। मैंने 3P CBC मैनुअल में लिखा है, मैंने इसको 6P किया। और आखिरी होता है पनिटिव बिजनेस, ऐसे मोटी चमड़ी वालों को बिना पनिशमेंट के नहीं मानने वाले। तो सेक्रेटरी कौन ने, वो गोपाल सिंह न्यायपाली का जो तलवार वाली कविता उन्होंने बताया, वो राही तुम दिल्ली जाना तो कहना, बहुत हो गया। उन्होंने बताया बहुत हाथ पैर जोड़ना हुआ, त्रिपाठी बहुत ट्रेनिंग, बहुत मैनुअल, बहुत सारा सब कुछ हो गया, अब तलवार उठाइए। माय डियर बिजनेस ऑफिसर्स, मैं आपको बोलता हूँ, मैं कल बोला अली साहब को कि बोलना है, चुप नहीं रहना है। ऐसे भ्रष्टाचारियों को तलवार से ही वार करना पड़ेगा। गोपाल सिंह न्यायपाली ने लिखा था कि वो राही तुम दिल्ली जाना तो कहना अपनी सरकार से, वो राही तुम दिल्ली जाना तो कहना अपनी सरकार से, चरखा चलता है हाथों से, शासन चलता तलवार से, शासन चलता तलवार से। हमारे अताउर रहमान साहब बैठे हुए हैं, वो बहुत अच्छे आदमी हैं। अली साहब भी बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं भी बहुत अच्छा आदमी हूँ, आप भी बहुत अच्छे आदमी हैं। हम एज ए आदमी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन एज ए CBO, एज ए GM MM, एज ए GM IICM, चाहे एज ए ऑफिसर एम्प्लॉई, हमको अच्छा होने से काम नहीं चलने वाला। हमको प्रशासक की तरह काम करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं राजधर्म, राजधर्म बोलते हैं इसको। मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में ले जाऊंगा। भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। आज से लगभग 1000 साल पहले भारत का वर्ल्ड इकोनॉमी में 53% कंट्रीब्यूशन था। आज से अराउंड 500 इयर्स पहले भारत का वर्ल्ड इकोनॉमी में, जब मुगल आए थे तो वर्ल्ड इकोनॉमी में अराउंड 26% कंट्रीब्यूशन था। पृथ्वीराज चौहान 1191-92 में, उनके समय वर्ल्ड इकोनॉमी में भारत का कंट्रीब्यूशन 36% था, 36%। 15 अगस्त 1947 जब अंग्रेज यहाँ से गए तो पता है क्या दुर्दशा थी? भारत का वर्ल्ड इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन था 3.6%। यानी जब हम आज से 1000 साल पहले जो 52% हमारा था वर्ल्ड इकोनॉमी में, आधा से अधिक हम थे। जब अंग्रेज हमको छोड़ के गए 75 साल 70-80 साल पहले, तो हमारा इकोनॉमी था 3.6% ओनली। इस तरह से हमको रौंदा गया। आज की डेट में 75 साल के बाद हमारा वर्ल्ड इकोनॉमी में देखिएगा हार्डली 6 to 7% कंट्रीब्यूशन है। और वर्ल्ड के पॉपुलेशन से हम कहाँ पर हैं? 25% के लगभग है। यानी कम से कम 25% तो हमारा इकोनॉमी होना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, जो मिशन 2047 लेके हम लोग चले हैं, जिस तरह से आपका एटीट्यूड है, जिस तरह से कोल इंडिया का कंट्रीब्यूशन है, जिस तरह से आपका मैनेजमेंट का हाथ है और जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो हमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा।
शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली भूमिका भी निभाना पड़ेगा, तभी हम लोग विकसित भारत का सपना देख पाएंगे। अब मैं थोड़ा सा रिसर्च किया था सोने की चिड़िया वाली बात पे। मैं पृथ्वीनारायण चौहान का नाम इसलिए लिया, वो आदमी बहुत अच्छे थे, कुशल प्रशासक। उनको तो शब्द विधि बाण भी चलाना आता था, घुड़सवारी और जितना भी, उनको हर तरह से हर कला में पुण्य थे। बहुत ही होनहार बिनवार जो भी बोल सकते हैं सब थे। मोहम्मद गौरी जब अटैक किया उनके ऊपर, उनके राज्य के ऊपर, 16 बार उनको पराजित किया उन्होंने और 16 बार छोड़ दिए। बहुत अच्छे आदमी से छोड़ दिए। 17वीं बार जब मोहम्मद गौरी अटैक किया, जब एक बार होता है क्या, मान लीजिए कि कोई करप्ट है या कोई इस तरह से है, हमारा सिस्टम में कुछ लूंज पूंज है, तो बाकी सभी से शिथिल पड़ जाते हैं। जब इतना अटैक हुआ, बाकी आर्मी चाहे लोग शिथिल पड़ गए कि तो उसको तो छोड़ देता है जी, क्या हमको लड़ना है, लड़ने की जरूरत नहीं है। नहीं, इस तरह का कल्चर आ गया वहां पे कि लोग लड़ना बंद कर दिया। चाहे कोई राजा की इस एक्ट के चलते कि पकड़ता है छोड़ देता है, तो जेब से लड़ना। 17वीं बार मोहम्मद गौरी ने अटैक किया तो इनको न केवल बंदी बनाया बल्कि इनको मार दिया। उसने एक बार भी छोड़ा नहीं। 1191 इंडियन कंट्रीब्यूशन था, 36% वर्ल्ड इकोनॉमी में। उसके बाद इंडिया के पतन जो शुरू हुई, अंग्रेजों के समय तक डाउनफॉल चलता रहा। मैं तो ये मानता हूँ कि वो आदमी अच्छे थे, भले था क्या है, लेकिन उनको अपना राज्य धर्म का पालन करना चाहिए था। जो हमारे टेरिटरी को पार करके आ रहा है, युद्ध की इच्छा लेकर के आ रहा है, उसको हम माफ कर देंगे। एज ए सीवीओ, एज ए विजिलेंस ऑफिसर, जो आदमी आपके कंपनी पर, आपके एसेट पे, पब्लिक मनी पे, आपके देश पे बुरी नजर रख रहा है, उसको आप माफ कर देंगे। ऐसे राजा को कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। आप राजा हैं, आप सीईओ हैं, माय डियर फ्रेंड, आपको राजधर्म निभाना है। जो करप्ट है उसको इस तरह से बायकॉट करें। यानी यदि मैं तो ये मानता हूँ कि उस आदमी की एक गलती के चलते आज हम लोग इस तरह की परिस्थिति में आ गए थे, नहीं तो हम सोने की चिड़िया बने रहते। एक और मैं बताया कि आप अपना मालिक हैं। मत्स्य संहिता में लिखा हुआ है कि राजा की ड्यूटी बनती है कि अपने प्रजा को टाइम टू टाइम चेक करता रहे, टेस्ट करता रहे। यानी राजा की ड्यूटी है कि टेस्ट करता रहे हर तरह से। जो कमजोर है उसको काउंसल करे, बताए। जो अच्छा है उसको प्रोत्साहित करे, जो अच्छा है उसको प्रोत्साहित करे, और जो कमजोर है, निष्क्रिय है, उदासीन है, या काम नहीं कर पाता है, या करप्ट है, उसको कंट्रोल करे, पनिश करे, काउंसिल करे, ट्रेनिंग करे। जो भी काम है, ये राजा का ड्यूटी है। ये मत्स्य संहिता में लिखा हुआ है। आप राजा हैं, आप आइसोलेट कीजिए कौन अच्छा है कौन बुरा है, अच्छा का अवार्ड कीजिए, और जो बुरे हैं उनको काउंसिल कीजिए। कोई जरूरी नहीं खाली करप्शन वाले मैटर में। बहुत लोग हैं जो काम नहीं करते हैं, कुछ न कुछ कारण होगी उनका, उनको देखिए कहाँ पर क्या है। बहुत लोगों को पता है राइटिंग अच्छी होती है, लेकिन वो मैनेजमेंट अच्छा नहीं कर पाते। बहुत लोगों का मैनेजमेंट अच्छा होता है, ड्राइंग डिजाइन, साइंटिफिक चीजें नॉलेज अच्छी नहीं होती। जहां पर है उसको इस तरह से हम यूटिलाइज करें, उससे काम करें। लेकिन कोई भी हमारे, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कल्चर। राजा की ड्यूटी बनती है कि अपने वर्किंग कल्चर को भी सुधारें। वर्किंग कल्चर की जब बात होती है तो एक बार 2 साल पहले 2023 में एक सर्वे हुआ था, दैट इज कॉल्ड गुलैब सर्वे। वो जितनी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे प्राइवेट हो, सरकारी हो, चाहे जिस तरह का हो, तो उसके बारे में गुलैब सर्वे हुआ था कि किस तरह का वर्किंग होता है, एंगेजमेंट का जो वर्किंग का हो कितना है। तो ये पाया गया कि 63% ऐसे होते हैं जो अपना 9 से 5 ड्यूटी करते हैं फिर चले जाते हैं। न उनको उसके पहले कंपनी से कोई मतलब है, न उसके बाद कोई मतलब है। 63% ऐसे होते हैं जो 9 से 5 ड्यूटी की, अपना आए काम किए चलते बने।
24% ऐसे होते हैं जो न काम करते हैं और न करने देते हैं। तो काम भी नहीं करेगा, करने भी नहीं देगा, और इस तरह का उसमें करप्ट लोग भी उसी में आते हैं, जो डिसिप्लिन वाले हैं उसी में आते हैं। तो ऐसे लोग होते हैं 24%। 13%, 13% ऐसे होते हैं जिनके लिए दिन रात कंपनी, हाई कंपनी, कैसे हो कंपनी का आगे बढ़े, क्या हो, कैसे हो, किस तरह का। मैं ये चाहता हूँ कि आप उस 13% वाले में बने, फुल्ली डिवोटेड, रीड बिटवीन द लाइन, रीड बियॉन्ड द लाइन, डोंट रीड ओनली टू द लाइन। हम आगे बढ़ करके सोचें, आगे बढ़ करके मेहनत करें, इस तरह का हमारा वर्किंग कल्चर बनाएं। हनुमान जी क्या थे? यही तो थे, जो विपत्ति काल थी सब अपना जाकर के करते हैं। आप हनुमान बनिए अपने कंपनी का। मैं फिर ये बोलता हूँ कि आप जेम हैं, कोल इंडिया लकी है कि आपको पाया है। एक मेरा काम कर दीजिए, वो जो 24% वाले हैं ना, उन पे अटैक करना है, उनके पीछे पड़ना है, उनको इंप्रूव करना है, उनको परिवर्तन करना है। माय डियर फ्रेंड्स, यदि वो 24% वालों को तो शायद आप 13% में नहीं कर पाएंगे, लेकिन उस 24% वाले को आप 63% वाले में भी कन्वर्ट कर लिए तो समझिए कि आपका जीवन का लक्ष्य सफल हो जाएगा। एक ये भी लेकर काम करना है कि अपने कंपनी में जो ऐसे कमजोर हैं, उदासीन हैं या निकम्मा हैं, उनको गाइड करें, करप्ट हैं उनको रोक टोक करें। कोई जो नहीं कम कर उसको चार्जशीट पकड़ाएंगे, उसको काउंसिल करें, अपना वर्किंग कल्चर को इम्प्रूव करें। ये आपका जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि 24% वाले को हम कम से कम 63% को ले जाएं, और कुछ भी आप चेंज कर पाए तो आप समझिए कि आपका जीवन का मिशन सफल हो जाएगा। मैं दीपक और अंधेरा की जब बात करता हूँ तो कभी कभी मेरे को लगता है कि ये धरा पे अंधेरा बहुत हो गया है, घना ये अंधेरा बहुत हो गया है। धरा पे अंधेरा बहुत हो गया है, घना ये अंधेरा बहुत हो गया है। उठो मेरे बंधु, उठो मेरे साथी, कदम से कदम को मिलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। अपना जीवन का लक्ष्य हम बनाएं कि हमारा कंपनी कैसे ब्रांडेड बने, और खाली ये प्रोडक्शन और अर्निंग और प्रॉफिट और सैलरी बढ़ जाने से, चाहे आदमी के आपके आ जाने से कोई कंपनी बड़ा नहीं होता है। बड़ा मतलब इतना प्रोडक्शन, हमने 3 वर्ड्स पढ़ा था इंग्लिश का। वन इज कॉल्ड ग्रोथ, वन इज कॉल्ड प्रोग्रेस, एंड थर्ड वन इज सक्सेस। इन दोनों में अंतर क्या है? जो हमारे ऑनरेबल चेयरमैन ने बोला था कि कोल इंडिया को न केवल मूल्यवान कंपनी बल्कि मूल्यों पर आधारित कंपनी बनाना है, उससे मैं थोड़ा कंपेयर किया कि इनका कहने का पर्पस क्या है। ग्रोथ, कोल इंडिया का टारगेट हम पता नहीं 800 मिलियन मेट्रिक टन को पार कर रहे हैं, खूब प्रोडक्शन हो रहा है। प्रॉफिट हम 3 साल पहले 12,000 करोड़ का थे, फिर 17,000 करोड़ हुआ, फिर 27,000 करोड़ हुआ, 37,000 करोड़, 35,000 करोड़ पार कर गए। ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं कि 2-2 साल में, 2.5 साल में, 2-2 साल, 2.5 साल में 2.5 गुना 3 गुना हमारा प्रॉफिट हो रहा है। फुल्ली मैकेनाइज्ड है कोल इंडिया। आज के डेट में 100% मैकेनाइज में काम करता है। नॉट कि 50 साल कोल इंडिया का हुआ, साल हम 1 नवंबर को हो जाएंगे, तो हमको थोड़ा एनालिसिस करके दीजिए कि 45 ईयर्स में कोल इंडिया क्या था और ये 5 ईयर्स में क्या था। 45 ईयर्स वर्सेस लास्ट 5 ईयर्स, इसका कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाए। आप भी एनालिसिस कीजिएगा, सोचिएगा कि कोल इंडिया पिछले 5 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। मैं बोल रहा हूँ कि कोल इंडिया इज ग्रोइंग वेल। उस ग्रोथ में यदि आप रूल लगा दीजिएगा, लॉ लगा दीजिए, इथिक्स लगा दीजिए, वर्किंग कल्चर, ये सब जोड़ दीजिएगा, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेस। जिस तरह से अली साहब और बाकी टीम और आप लोग मिल करके कोल इंडिया को रूल बेस्ड कंपनी से वैल्यू बेस्ड कंपनी बना रहे हैं। हम लोग रूल बेस्ड वाले कंपनी हैं, हर चीज़ के हमारे पास SOP है, मैनुअल है,
हम सारे SOP बना कर रखे हैं। जहाँ कमियां हैं वहाँ पर विजिलेंस डिपार्टमेंट वाला भी देखता है कहाँ कहाँ लूप होल है, उसको हम लोग ठीक कर रहे हैं डे बाई डे। रूल ऑफ लॉ है यहाँ पे। हमारे यहाँ इथिकल वे में ऐसे ऐसे जेम आपके जैसे जैसे होनहार लोग आए हुए हैं, जो एसेट है वो ज्वाइन कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी और IT का जिस तरह से यूज हो रहा है, मैं ये भी बोल सकता हूँ कि कोल इंडिया इज प्रोग्रेसिंग वेल। ग्रोथ और प्रोग्रेस, इस प्रोग्रेस में आप ह्यूमैनिटी जोड़ दीजिए, स्पिरिचुअलिटी जोड़ दीजिए और मोरल वैल्यू जोड़ दीजिए, तो ये प्रोग्रेस हो जाता है सक्सेस। मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ कि आप अपना सक्सेसफुल लाइफ जीते हैं, उसी तरह से कोल इंडिया को एक सक्सेसफुल कंपनी बनाना है। हमारे चेयरमैन साहब का स्टेटमेंट का पर्पस यही था कि कोल इंडिया को न केवल मूल्यवान कंपनी मतलब ग्रोइंग कंपनी, बल्कि मूल्यों पर आधारित कंपनी है, मतलब सक्सेसफुल कंपनी बनाना है। इस मिशन में जब मैंने बोला कि जरा सा मुस्कुराने से बने तस्वीर भी सुंदर, भला परहेज फिर कैसा सदा ही मुस्कुराने से, इसका पर्पस यही है कि आपका लाइफ सक्सेसफुल रहे, आपकी कंपनी सक्सेसफुल कंपनी बने। इस मिशन में हमको काम करना है। माय डियर फ्रेंड्स, एक और थोड़ा प्राउड करना सीखिए अपने कर्मों पे। मैनेजमेंट ट्रेनिंग वाले भी हैं और बाकी लोग हैं। आप जो मिक्स कल्चर, जो यहाँ के सीनियर ऑफिसर्स हैं और जो हमारे यंग ऑफिसर्स हैं, दोनों एक दूसरे से सीखिए कि हमारी कंपनी क्या काम करती है, किस तरह का नेम एंड फेम है। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ कोल इसी प्रांगण में आए थे। यहाँ से उन्होंने बोला था कि कोल इंडिया, राष्ट्र के निर्माण में कोल इंडिया को एक बड़ा पिलर की भूमिका निभाना है। हम निभा रहे हैं। CSR से हम लोग कितना ह्यूमैनिटी वाले काम कर रहे हैं। वी आर गोइंग टुवर्ड्स द सक्सेसफुल कंपनी। इथिक्स पे, मोरल वैल्यूज पे मैं खुद लग करके, चाहे आपके पूरे टीम लग करके, हर एक आदमी को बता रहा है कि मोरल वैल्यूज क्या है, इथिक्स क्या है। आपके चेयरमैन बता रहे हैं, आपके ऑनरेबल PM का है स्टेटमेंट यही है कि भाई भ्रष्टों का गुणगान नहीं होना चाहिए। इस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। तो कोल इंडिया के वर्किंग पे, कोल इंडिया के राष्ट्र के निर्माण के कंट्रीब्यूशन पे आपको फख्र करना सीखिए। और मैं तो बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि ऐसे कंपनी में मैं हूँ। ऑनरेबल जब 10 जनवरी को इसी प्रांगण से हमारे चेयरमैन साहब आप लोगों को एड्रेस कर रहे थे, उसमें ज्योति वाली भी टीम थी। उन्होंने बोला था कि आज के डेट में आप कोल इंडिया को एक वाइब्रेंट कोल इंडिया आपने ज्वाइन किया है। 35-40 साल के बाद जब आप यहाँ से जाएं, तो इसी मोमेंटम से, इसी पेस के साथ कोल इंडिया जाना चाहिए। ऐसा आपको काम करना है, ऐसा काम निभाना है। माय डियर फ्रेंड्स, आज रक्षाबंधन का पर्व है। फिर मैं भाई और बहन के भी कंट्रीब्यूशन को जोड़ूंगा। ऐसे परिस्थिति पे, ऐसे मौके पर विजिलेंस और शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो क्यों ना हम अपने बहन को भी साथ लेके चलें कि हम लोग मिल करके अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। इसी स्टेज से ऑनरेबल मिनिस्टर ने बोला था, ऑनरेबल मिनिस्टर ने हमारे जो ऑनरेबल PM का स्टेटमेंट को उन्होंने जिक्र किया था कि प्राइम मिनिस्टर साहब का कहना है कि जब तक भारत की नारी जो 50% के आसपास हैं, उनका कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा तो हम लोग विकसित भारत का सपना नहीं पूरा कर सकते हैं। यानी वहाँ भी हमको चलना पड़ेगा कि हर आदमी की सहभागिता हो। दैट इज कॉल्ड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आज मैं गाड़ी में आ रहा था तो मिस्टर झा से बात कर रहा था। अगस्त 1947 1857 में पहली लड़ाई हुई थी। अगस्त 1957 में एक पिक्चर आया था नया दौर, उसमें एक गाना है, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, देख अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो उसकी का, और मैं थोड़ा सा लाइन कहीं पढ़ रहा था
एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप सबका सहयोग चाहिए। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो राई बन सकता है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। एक से एक मिले जो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। यानी आपकी किस्मत आपकी एकजुटता में है। संघे शक्ति कलिजुगे, यूनाइट होकर के हम लोग लड़ेंगे तभी उसको सामना कर पाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, रवि नहीं है ना, रवि को छुपना पड़ रहा है। रवि मतलब सूरज। आकाश में करोड़ों सितारे हैं, सूरज भी तो सितारा है। सूरज को अकेला सितारा है जो रोशनी फैलाता है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको ऐसा सितारा नहीं बनना है जो रोशनी बने। तो जब मैं रवि को देखा तो उनसे मैं पूछा, आज मैंने सूरज से बस जरा सा यूं कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा? आज मैंने सूरज से बस जरा सा यूं कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा? तम तमाकर वो दहाड़ा, मैं अकेला क्या करूं? तम तमाकर वो दहाड़ा, मैं अकेला क्या करूं? तुम निकम्मों के लिए मैं ही भला कब तक मरूं? तुम निकम्मों के लिए मैं ही भला कब तक मरूं? आखिरी में है, आकाश के आराधना के चक्करों में मत पड़ो। अंधेरे से लड़ाई है, आकाश के आराधना के चक्करों में मत पड़ो। संग्राम ये घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। यानी अकेला सूरज का भी यही जवाब है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। ये घनघोर संग्राम है माय डियर फ्रेंड्स। वास्तव में बहुत ही काली रात है, बहुत ही घना अंधेरा है। इससे अकेला सूरज भी कुछ नहीं कर पाएगा। हर गली में, हर चौराहे पे, हर माइन के अंदर, अंडरग्राउंड हो चाहे ओवरग्राउंड हो, आपको चलना पड़ेगा, अपने आप को जगाना पड़ेगा। और दीपक बनो तो दीपक, जलता हुआ दीपक बनो। बुझा हुआ दीपक को सब फेंक देता है, पता है कि नहीं? आपका बॉस भी देखिएगा, आप किसी काम के नहीं है तो आपको काम पकड़ाना बंद कर देगा। मेरा हर कोल इंडियन दीपक है, जलता हुआ दीपक है। बुझा हुआ दीपक तो पूजे के थाली पर भी नहीं जाती, कहीं नहीं जाता, सब उसको लोग रिजेक्ट कर देता है। उसमें जो दिया बुझकर पड़ा है वो भला किस काम का? यह समय बिल्कुल नहीं है ज्योति के विश्राम का। है करोड़ों सूरज, लेकिन सूरज है बस नाम के, जो न दे हमको उजाला वो भला किस काम के? रात भर जलता रहे उस दीप को दीजिए दुआ। माय डियर दीप, रात भर जलता रहे उस दीप को दीजिए दुआ। सूर्य से वो श्रेष्ठ है, तुच्छ है तो क्या हुआ? सूर्य से वो श्रेष्ठ है, तुच्छ है तो क्या हुआ? एक और बहुत खराब बात है, लेकिन बोल देता हूं। वक्त आने पर मिला ले हाथ जो अधियार से। वक्त आने पर मिला ले हाथ जो अधियार से। संबंध उसका कुछ नहीं है सूर्य के परिवार से। यानी हम फाइट कर रहे हैं बिल्कुल समय पर। यदि आप पलट गए तो आपसे बुरा कोई नहीं होगा। आप अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे।
आपका सूर्य के परिवार से कोई संबंध नहीं है। एक और मैं कल बोल रहा था, परसों अली साहब की आवाज पे, माय डियर कोल इंडियंस, आप बोलना सीखो। मैं बिल्कुल डरता नहीं हूं, मेरे बारे में कोई जानता होगा आप सोच लीजिएगा, कहीं कुछ है, यदि मेरे कोल इंडिया के बारे में कोई शिकायत कर दे तो मैं उसको छोड़ता नहीं। सत्य जो है वो ठीक है, जितनी अच्छाइयां हैं मैं दुनिया वालों को बताऊंगा और जितनी बुराइयां हैं मैं अपने से ठीक करूंगा। ये मेरा फर्ज है, मैं विभीषण का उपमा नहीं चाहता। मैं क्लास 6-7 में पढ़ रहा था तो एक मिठाई की दुकान पर लिखा हुआ था, अपने दुकान पर लिखवाया था उसने स्लोगन कि अच्छा मिठाई अच्छी हो तो दुनिया को बताओ और खराब हो तो मुझको बताओ। माय डियर कोल इंडियंस, यदि किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी डिपार्टमेंट में जो खराबियां हैं उसको आप ठीक करो, आप मिलकर ठीक करो। उसकी जो अच्छाइयां हैं वो दुनिया वालों को बताइए, दुनिया वालों को बताइए कि कोल इंडिया 100% मैकेनाइज हो गया है। दुनिया वालों को बताइए कि जेम से हम मोर देन 95% टेंडर जेम से करते हैं, ट्रांसपेरेंट वे में करते हैं। दुनिया वालों को बताइए कि हमारा हर एक्टिविटी हम ICCC से मॉनिटर कर रहे हैं, जियो फेंसिंग और जी टैग और GPS का सिस्टम का यूज कर रहे हैं। हमारा 100% वेब्रिज का मेजरमेंट चल रहा है। आप दुनिया वालों को बताइए कि CCTV का हम लोग इस तरह से यूज कर रहे हैं अपने माइन इलाके में, माइनिंग सिटी में। हमारा जो भी ट्रक का मूवमेंट है RFID और GPS सिस्टम से मॉनिटर हो रहा है। हमारा ERP है जो हर तरह से, आज की डेट में बिल ट्रैकिंग सिस्टम लगा दिया, हर चीज का मॉनिटर। दुनिया वालों को बताइए, दुनिया वालों को पता नहीं है। दुनिया वालों को अभी भी उतना ही पता है, C फॉर करप्शन, C फॉर कोल। बात ऐसी नहीं है। आप बताइए हम ऐसे कंपनी में काम कर रहे हैं जहां हमारे जैसे इज्जतदार लोग, प्रतिष्ठावान लोग, संघर्षवान लोग और जेम आए हुए हैं। तो दुनिया को बताना बहुत जरूरी है कि जो आप सोच रहे हैं ऐसी नहीं है, कोल इंडिया बदल चुका है। आप कंपेयर कीजिएगा 2011-12 के बाद की कोल इंडिया, उसके पहले का कोल इंडिया। ये भी मैं टाइम लाइन आपको दे रहा हूँ, खुद रिसर्च करो, अपने कंपनी पे गर्व करो भाई। आवाज उठाओ। आज मैं सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी, मैं बोल रहा हूँ। अली साहब परसों बोले थे कि मैं अच्छा वक्ता नहीं हूँ, मैं बोल नहीं पाता हूँ। उसके बाद जिस तरह से उन्होंने बोला, जिस तरह से अपने डिपार्टमेंट के और आपके बारे में उन्होंने बताया, तो बोलना पड़ेगा। लेकिन जब भ्रष्टाचार के विरोध में बोलना पड़ता है तो मैं भी कभी कभी अपना मुंह को हाथ से ढक लेता हूँ, संकोच करता हूँ, शायद डरता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, भ्रष्टाचार के विरोध आवाज उठाने में यदि मुझको डर लगता है तो कभी कभी भी सोचता हूँ कि यदि मैं नहीं बोलूँगा तो आने वाली पीढ़ियाँ हमको कायर कहेगी। और बोलना ही तो प्रूफ है कि हम जिंदा हैं। बोलना प्रूफ है कि हम जिंदा हैं। एक और, जोर से बोलना है। धीरे से बोलने से जो मोटी चमड़ी वाला होता है ना, वो गूंगा होता है, वो बहरा होता है, उसको सुनाई नहीं पड़ता। सब धीरे से, उसको जोर से बोलना है, झकझोर के बोलना है। आप गूंगों के बस्ती में नहीं हैं, आप बोल सकते हैं माय डियर कोल इंडियंस। एक और, यदि आप नहीं बोलेंगे, सन्नाटा रहेगा। तो शोले पिक्चर में था ना, वो जो इकलौता पुत्र को मार देता है गब्बर सिंह, तो बोलता है कि इतनी सन्नाटा क्यों है भाई। सन्नाटा मतलब दुख की घड़ी होती है। दूसरा, एक और, हम लोग सोचते हैं कि यार परिस्थितियां ऐसी हैं कि इसमें बोलने से मतलब अचड़ा में कौन पड़ेगा, इसलिए हम लोग नहीं बोलते हैं। तो मुझको एक कहीं कविता मिला था, ये मैं हमेशा कोल इंडियन को सुनाता हूँ। और जब PDP का प्रचार प्रसार में 2 साल पहले कर रहा था तो इसका मैंने भरपूर यूज किया था।
धीमे धीमे क्या कहता है शोर मचा। अली साहब, ये आपका स्पीच सुनने के बाद मैंने खोज के निकाला, धीमे धीमे क्या कहता है शोर मचा। ये साहब ऊंचा सुनता है शोर मचा, ये हाकिम ऊंचा सुनता है शोर मचा। गूंगों में रहकर तू गूंगा हो जाएगा, तू तो शोर मचा सकता है शोर मचा। गूंगों में रहकर तू गूंगा हो जाएगा, तू तो शोर मचा सकता है शोर मचा। खामोशी बदशगुनी लेकर आती है, खामोशी बदशगुनी लेकर आती है, शोर बड़ा अच्छा होता है शोर मचा। धीमे धीमे क्या कहता है शोर मचा। जेहन तो बोलेगा चुप रहना ही बेहतर है, परिस्थितियां ऐसी हैं। जेहन तो बोलेगा चुप रहना ही बेहतर है, पर तू वो कर जो दिल कहता है शोर मचा। धीमे धीमे क्या कहता है शोर मचा। आखिरी में है, बोल नहीं सकते वो सब मुर्दा हैं, पीछे वाले बोल नहीं सकते वो सब मुर्दा हैं, तू बतला दे तू जिंदा है शोर मचा। धीमे धीमे क्या कहता है शोर मचा। अपना कर्तव्य निभाना है और आज हम एक संकल्प लेंगे कि हमको ऑनरेबल पीएम का आप स्पीच सुनिएगा, हमेशा वो बोलते हैं संकल्प से सिद्धि। आप संकल्प कीजिएगा तो सिद्धि होना ही है। और कोल इंडियंस के बारे में मैं ये बोलता हूँ कि पूरे राष्ट्र का जो कंट्रीब्यूशन है, हम लोग भी एक बड़ा पिलर की भूमिका में हैं, एक नन्हा दीपक हम भी हैं। आप सबसे मैं ये सुनना चाहता हूँ कि नन्हा दीपक आप हमको एश्योर कीजिए कि हम तूफानों से लड़ें, अंधेरों से लड़ सकें। मैं एक नन्हा सा दिया हूँ, चलता रहूँगा घर द्वार पे, तुम अंधेरों को दो चुनौती मेरे एतबार पे। हम आपके बल पे अंधेरों को चुनौती देना चाहते हैं, हम ऐसा आपसे स्टेटमेंट चाहते हैं। और जब संकल्प कर लीजिएगा तो हर चीज़, हर एक्शन हमारा पॉसिबल है। अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है, अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार हर लेता है। आप तो दीपक हैं, जुगनू यदि हर सकता है तो आपको। सीबीसी का सिंबल है आई, देखिएगा ना, सीबीसी का सिंबल आई है। एक और 2023 में हम लोग ऑनरेबल सीबीसी को कोल इंडिया हेडक्वार्टर में बुलाए थे। ऑनरेबल सीबीसी का विजिलेंस अवेयरनेस वीक पीरियड में कोल इंडिया आना, दिल्ली से बाहर आना, कलकत्ता में आना, ये बहुत बड़ी हम लोग की अचीवमेंट है। उन्होंने बताया था कि वो हमारा जो 31 अक्टूबर वाला वीक होता है उसमें हम लोग विजिलेंस अवेयरनेस वीक बनाते हैं 31 अक्टूबर वाले में। इस साल 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक का हमारा विजिलेंस अवेयरनेस वीक है। इस साल हमारा 50वां स्थापना दिवस है और वो है 1 नवंबर को। 1 नवंबर को यानी विजिलेंस अवेयरनेस वीक पीरियड में कोल इंडिया का स्थापना दिवस है। ये विजिलेंस अवेयरनेस वीक पीरियड में कोल इंडिया का स्थापना दिवस आना, इससे हमारी जिम्मेदारी और बढ़ा देता है। ये बात ऑनरेबल सीबीसी बोल रहे थे। एक और मैं बता दूं, सीबीसी का ब्लू एंड वाइट का कॉम्बिनेशन का सिंबल होता है। सीबीसी कलर में ब्लू वाला सिंबल को बोलता हूँ और मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कोल इंडिया मैनेजमेंट को कि उन्होंने ब्लू एंड वाइट का कॉम्बिनेशन आपका यूनिफॉर्म चुना है। एक और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सीबीसी को कि मैं बोलता हूँ कि मेरा हर कोल इंडियन विजिलेंस ऑफिसर है
उसी से मिलता जुलता इस साल का उन्होंने विजिलेंस अवेयरनेस वीक का थीम रखा है, विजिलेंस इज आवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस सब करने के बाद हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। और लास्ट में एक और, मैंने जिस तरह से आपका ग्रोथ और आप जहाँ हाथ लगा रहे हैं वहीं पर आपकी विजय हो रही है, तो एक था ना, जो जीता वही सिकंदर, उसको मैं चेंज कर दिया। आप पता होगा कुछ लोगों को, मैं पिछले 3-4 महीना से बोलना शुरू कर दिया हूँ, जो जीता वही सिकंदर नहीं, जो जीता वही कोल इंडियन, जो जीता वही कोल इंडियन, जो जीता वही कोल इंडियन। आप इस तरह से हैं, इस तरह का आपका कर्म है, जहां हाथ लगा रहे हैं वहीं आपकी सफलता को मिल रही है। किसी फील्ड में आप देख लीजिएगा, खुद पढ़ लीजिएगा, चाहे बाकी आपके लोगों को पता बताएंगे कि किस तरह से। तो लास्ट में एक कविता में लास्ट बोल दूंगा कि हम युवा देश की ताकत हैं, परिवर्तन कला करना में। माय डियर जेम, हम युवा देश की ताकत हैं, परिवर्तन लाकर मानेंगे, कर देंगे ऐसा काम जिन्हें, कर देंगे ऐसा काम जिन्हें, सब मील का पत्थर मानेंगे, सब मील का पत्थर मानेंगे। थैंक यू। आभार सर। आपने विजिलेंस आवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी विषय पर न केवल हमें सजग किया, बल्कि यह भी स्पष्ट किया कि ईमानदारी और पारदर्शिता किसी एक पद या विभाग का दायित्व नहीं, बल्कि हम सभी की साझा नैतिक जिम्मेदारी है। जैसा कि कहा गया है कि सतर्कता वह दीप है जो अंधेरों में भी सही राह दिखाता है। आपके विचार हम सभी को अपने कर्तव्यों में और अधिक निष्ठा, सजगता और पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। हम सभी की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद सर। अब मैं आदरणीय सीबीओ सर से आग्रह करूंगा कि काइंडली इंटीग्रिटी प्लेस लोगों को एडमिनिस्टर कराएं। मैं जब इंटीग्रिटी का डिफिनेशन पढ़ रहा था तो मैंने कुछ इस तरह से सोचा कि उस डिफिनेशन को कुछ इस तरह से हम कविता के फॉर्म में इस तरह से अरेंज करें कि मैं अपने कोल इंडियन से कुछ प्रतिज्ञा करा सकूँ, प्रोमिस दे सकूँ। तो मैंने आपके लिए बनाया है। आपसे मैं, आप अपने दाहिना हाथ को सामने करेंगे, मैं बोलूँगा, आप रिपीट करेंगे। As a responsible coal Indian, I promise myself to be always vigilant and will become doyen of integrity. I promise myself to fight and to eradicate corruption. I promise myself to ensure and to promote integrity in public life. I promise myself to do my best and to proclaim this fact to the whole world that I am the proud officer of Coal India Limited. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सर। काइंडली बी सीटेड। अब मैं अताउर रहमान सर, महाप्रबंधक सिविल IICM से अनुरोध करता हूं कि वो कृपया सीबीओ सर को IICM की ओर से पुस्तक भेंट कर सम्मानित करें, जिसका टाइटल है स्टार्ट्स विथ वाई।
Why? अब अंत में मैं सीबीओ सर का तहे दिल से तथा पूरी आईआईसीएम परिवार की ओर से हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूं। हम आशा करते हैं कि वैलिडेशन सत्र में पुनः आपसे मिलने और आपके प्रेरणादायक विचार सुनने का अवसर प्राप्त होगा। थैंक यू ऑल।